तो आज से ठीक 75 दिन पहले जब दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के आवास पर आग लगी और जले हुए नोटों की गड्डियां और उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी, तो एक बार ये लोगों को यकीन नहीं हुआ कि इंसाफ के मंदिर में बैठकर जस्टिस वर्मा कैसे नोटों का इतना बड़ा पहाड़ खड़ा कर रहे हैं। घटना के तुरंत बाद जस्टिस वर्मा का ट्रांसफर कर दिया गया, जांच कमेटी बैठी, लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि घटना के इतने दिनों बाद भी इस मामले में कोई एफआईआर तक नहीं हुई। 3 जजों की कमेटी ने जांच रिपोर्ट सौंप दी और उसके आधार पर जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी चल रही है। लेकिन यह सवाल आज भी हिंदुस्तान के हर नागरिक के मन में उठ रहा है कि भ्रष्टाचार के मामले में क्या आम आदमी और जज के लिए कानून अलग अलग हैं? सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि जस्टिस वर्मा को इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन क्या इतने बड़े कैश कांड में इंसाफ सिर्फ जस्टिस वर्मा के इस्तीफे से हो जाएगा? तमाम सवाल हैं जिसका जवाब देश की जनता जानना चाहती है और यह भी जानना चाहती है कि 3 जजों ने अपनी रिपोर्ट में इस कैश कांड में क्या क्या कहा है। आज हम ऑपरेशन मिलॉर्ड में आपको ये बताएंगे कि 64 पन्नों की इस रिपोर्ट के एक एक पन्ने पर क्या लिखा हुआ है। और सबसे पहले आपको यह बताते हैं कि ये जो जांच हुई वो कैसे हुई और किन किन लोगों की गवाहियों पे हुई। तो इस जांच को 33 दिनों में अंजाम दिया गया और इसमें 55 गवाहियां हुई, 55 गवाही। और जो 55 गवाही हुई उसमें दिल्ली पुलिस के कमिश्नर से लेकर फायर ब्रिगेड के अधिकारी और कर्मचारी, दिल्ली पुलिस के अधिकारी कर्मचारी, इसके अलावा सीआरपीएफ के 6 अधिकारी और कर्मचारी, उसके अलावा जस्टिस वर्मा की बेटी दिया वर्मा, उनके परिवार के लोग और उनके 15 स्टाफ मेंबर, इन सब से पूछताछ की गई और उस पूछताछ के आधार पर एक 64 पन्ने की रिपोर्ट तैयार की गई। लेकिन 55 गवाहों में जो गवाह नंबर 20 है, उसने इंक्वायरी कमेटी के सामने जो आंखों देखी बात कही ना, वो आप जानेंगे तो आपकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहे। ये गवाह नंबर 20 दिल्ली के तुगलक रोड पुलिस स्टेशन के एसएचओ उमेश मलिक हैं और उमेश मलिक ने अपनी गवाही में यह बताया कि जब वो जस्टिस वर्मा के आवास पर पहुंचे तो उन्हें 1.5 फीट ऊंचा अधजले नोटों का ढेर मिला। सोचिए जरा, 1.5 फीट ऊंचा जले हुए नोटों का ढेर। यही नहीं, एसएचओ उमेश मलिक ने जो आंखों देखी बयान दिया उसमें उन्होंने बताया कि स्टोर रूम के दरवाजे से लेकर सामने की दीवार तक नोट बिखरे पड़े थे। अब आप जरा अंदाजा लगाइए कि अगर वो कमरा कितना भी छोटा होगा, 10 बाई 12 का भी अगर कमरा है, तो 10 बाई 12 के एक कमरे में 500-500 के नोटों की गड्डियां एक के ऊपर एक अगर घुटनों से ऊपर तक की ऊंचाई में अगर लगाकर रखी गई है, बिछाई गई है जमीन पे, तो ये कितने हों? कैलकुलेट अगर करना चाहेंगे तो घंटों आपका निकल जाएगा, लेकिन अंदाजा नहीं लगेगा कि ये कितने नोट होंगे। कुछ लोग कहते हैं कि ये 65 करोड़ थे, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये 85 करोड़ था और कई लोग तो कह रहे हैं कि नहीं, 100 करोड़ से भी ज्यादा के नोट थे। अब ये कितना नोट था किसी को नहीं मालूम, क्योंकि जब आग लगी उसके बाद जो बचा वो देखकर लोगों ने अनुमान लगाया है, क्योंकि नोटों की गिनती तो हो नहीं पाई। जस्टिस वर्मा के घर में 14 मार्च की रात आग लगी थी और उनके घर के स्टोर रूम से अधजले नोट मिले थे। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की तरफ से जांच के लिए गठित 3 जजों की कमेटी उस स्टोर रूम में भी गई जो उनके कैंपस के भीतर है और जो आउट हाउस है, और जांच कमेटी ने इस स्टोर रूम को लेकर क्या पड़ताल की, जस्टिस वर्मा ने स्टोर रूम को लेकर क्या दावे किए और उनके दावों को कैसे खारिज किया गया, उनके दावों में कोई दम नहीं पाया गया, यह भी आप जरा जानिए। तो जस्टिस वर्मा ने दावा यह किया कि स्टोर रूम को कई लोग इस्तेमाल करते थे, इसलिए वो मेरा पैसा तो बिल्कुल नहीं था, और उन्होंने तो यह भी माना कि वहां तो कोई पैसा ही नहीं मिला था, बल तो उन्होंने ये कहा। लेकिन जो सबसे पहली बात उन्होंने कहा कि भाई ये स्टोर रूम सिर्फ मेरा नहीं था,
वो घर के बाहर एक आउट हाउस पे बना हुआ स्टोर रूम था, जिसमें कि घर के पुराने धुराने सामान पड़े रहते थे। लेकिन उनका यह दावा खारिज हो गया, क्योंकि गवाह ने कहा कि दरवाजा हमेशा बंद रहता था, ताला लगा रहता था, और ताला भी कोई एक नहीं, दो दो ताले लगे रहते थे, और ताले की चाबी सिर्फ वर्मा के करीबियों के पास रहती थी, और बिना अनुमति के उसके अंदर कोई जा ही नहीं सकता था। और यहां तक कि अंदर जाने वालों की लिस्ट भी बनाई जाती थी, और कौन अंदर जाएगा कौन नहीं जाएगा ये जस्टिस वर्मा के परिवार वाले ही तय करते। अब आप सोचिए कि आपके घर के अहाते में एक कोई ऐसा कोने में कमरा हो जिसमें कि आपके घर की पुरानी मेजें, टूटी फूटी साइकिलें या जो भी घर का कचरा पड़ा हुआ हो, उसमें जाने के लिए अगर लोग लिस्ट बना रहे हैं और उसमें दो दो ताले लगाए गए हैं, ये कोई सामान्य बात है? अब सवाल है कि जज साहब के बंगले में किसकी एंट्री होनी है, ये परमिशन कहां से आता था, कौन देता था? इस एंगल के साथ हुई जांच में दो अहम किरदारों को लेकर बड़ा खुलासा हुआ। किरदार नंबर 1 है जस्टिस वर्मा का निजी सचिव RS कार्की, और किरदार नंबर 2 है मोहम्मद राहिल, जो जस्टिस वर्मा के बंगले का कर्मचारी था। यह वही राहिल है जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जो वायरल हो रहा था, उसमें जो आवाज सुनाई देती है, उसमें कहा जाता है कि महात्मा गांधी जल गए भाई। ये जो राहिल था, ये वही आदमी था जो जस्टिस वर्मा के घर पर कर्मचारी था, और जो आवाज सुनाई दे रही है उस वीडियो में, वो आवाज जस्टिस वर्मा के निजी सचिव RS कार्की की आवाज। जरा एक बार वो वीडियो सुनाइए और उसका अप साउंड करके लोगों को सुनाइए कि वो जो उसमें आवाज सुनाई दे रही है, उसमें जो शख्स बोल रहा है वो क्या बोल रहा है। महात्मा गांधी में आग लग रही है भाई। महात्मा गांधी में आग लग रही है भाई। महात्मा गांधी में आग लग रही है भाई। तो महात्मा गांधी में आग लग गई भाई, राहिल। और ये वो राहिल उनके बंगले का, जस्टिस वर्मा के बंगले का कर्मचारी, और ये बोलने वाला उनका निजी सचिव। और उन्होंने कमिटी के सामने RS कार्की ने स्वीकार किया कि वो उसी की आवाज। अब आप सोचिए, ये सिर्फ जो हमने आज ऑपरेशन मीलॉर्ड के तहत जो खुलासे किए हैं उसका एक छोटा सा हिस्सा है, उसकी एक छोटी सी बानगी है। ऐसे 64 पन्नों की इस रिपोर्ट में ऐसे तमाम खुलासे हैं जिसको आप पढ़ेंगे, जिसके बारे में आप जानेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि जस्टिस वर्मा, इतनी अकूत दौलत जस्टिस वर्मा ने आखिर कैसे कमाई होगी, कैसे हासिल की होगी। क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? क्या इस देश को जानने का हक नहीं है कि ये करोड़ों रुपए नहीं बल्कि सैकड़ों करोड़ रुपए ये कहां से आए, और वो किन किन फैसलों से उसके तार जुड़े हुए थे जस्टिस वर्मा के? ये सब जानना क्या इस देश का हक नहीं है? देश की जुडिशियरी, टॉप जुडिशियरी, सुप्रीम कोर्ट को यह सोचना होगा कि ये जो उन्होंने जस्टिस वर्मा के घर पर जो आग लगी थी ना, वो अभी भी सुलग रही है लोगों के दिलों में, और उनके मन में सवाल सुलग रहा है जिसका जवाब मिलना ही चाहिए।